सी टेट और टेट विशेष 50 बेस्ट मार्क्स क्वेश्चन। तो ये है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, जिसमें सी टेट और उत्तर प्रदेश टेट, उत्तराखंड टेट एवं अन्य टेट में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार दोहराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोहर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना क्या है। तो संज्ञानात्मक संकार्य है, यानी कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। इसके लिए कोहर ने अधिगम के क्षेत्र के अंतर्गत अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत में संज्ञान अथवा प्रत्यक्षीकरण को विशिष्ट महत्व प्रदान किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोहलर ने यह तर्क दिया कि किसी समस्या के उपस्थित होने पर व्यक्ति उसका निरीक्षण करता है, अपना ध्यान केंद्रित करता है और समस्या के सभी उपायों को समझता है व उनका हल निकालता है। क्वेश्चन नंबर 2, कौशलों के स्थानांतरण के लिए निम्न में कौन सा उपयोगी है। क्वेश्चन है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य है, यही सही है। तो कौशल के स्थानांतरण से तात्पर्य है कौशल के विकास से है, अर्थात कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। किसी भी व्यक्ति में कौशल को अधिगम से देखा जाता है। किसी भी बच्चे के अंदर कौशल का विकास करना उसकी क्षमता में परिवर्तन लाने से है और यह एक प्रक्रिया गति है जो निरंतर गतिमान होती है। कौशल स्थानांतरण को कुछ चरणों के माध्यम से समझा जाता है जो व्यक्ति के मूलभूत स्वरूप में परिवर्तन लाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो। तीनों ऑप्शन राइट। तो शिक्षा का विकेंद्रीकरण शैक्षिक सुधारों का प्रभावी माध्यम है, लेकिन शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ाई जाए। इस प्रक्रिया में स्थानीय संदर्भ में व्यक्ति उपलब्ध हो, साथ ही अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो इसमें होगा ए ऑप्शन, भविष्य की योजना की सूझबूझ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बाल्यावस्था में बच्चों के बौद्धिक विकास की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जिसमें विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति और काल्पनिक भय का अंत। लेकिन यहाँ पे भविष्य की योजना की सूझबूझ की विशेषता नहीं होती है। तो इसमें देखिए क्या क्या है, सहज प्रवृत्तियों तथा मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है बाल्यावस्था में बच्चों में, रुचियों में विस्तार होता है, बालकों के चिंतन का विकास होता है, समस्या समाधान की प्रवृत्ति में वृद्धि एवं विकास देखने को मिलता है, सृजनात्मक का विकास होता है, संवेगात्मक विकास के अंतर्गत काल्पनिक भय का अंत होता है। इसके अलावा उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि विकल्प ए भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसकी उदाहरण हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, स्वतः शोध के उदाहरण हैं। स्वतः शोध अन्वेषण विधि के अंतर्गत प्रशिक्षण में छात्रों द्वारा स्वयं ही समस्याओं के बारे में निर्णय लिया जाता है। स्वतः शोध विधि में पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण का अपना विशेष महत्व होता है। स्वतः शोध अन्वेषण द्वारा प्रशिक्षित समूह के निष्पादन से उत्तम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो थार्नडाइक जो कि इनका नियम सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम ये नहीं शामिल है, जबकि अभ्यास, प्रभाव और तत्परता ये तीनों नियम थार्नडाइक के प्राथमिक नियम में हैं। जबकि थार्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है
जिसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है, के अनुसार यह कहा गया है जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब सामने एक विशेष समिति या उद्दीपक होता है जो इसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इनका प्रयोग प्रायः बिल्ली, चूहे, मुर्गी आदि पर किया गया, जिसमें अभ्यास, तत्परता तथा प्रभाव के नियम शामिल किए गए। सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम अधिगम के प्रारंभिक नियमों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रत्येक एग्जाम यानी सी-टेट में आ सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बालकों की शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन करता है। इसमें बच्चों के अनुभव द्वारा सीखने की प्रक्रिया बेहतर होती है, क्योंकि बच्चा स्वयं करके या स्वयं अर्जित करके ज्ञान प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छे कार्यक्रम होते हैं बच्चों के लिए, सी वाला ऑप्शन राइट। उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते। अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम प्रतिभाशाली बच्चों को चिंतन करने का अवसर प्रदान करते हैं। इससे विचारों में विविधता का संचार होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश डैश फिर डैश डैश है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी पढ़ा जाएगा अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में स्पष्ट कहा गया है अधिगम एक सक्रिय तथा सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10, सार्थक अधिगम है। तो सार्थक अधिगम क्या होता है, निजी अनुभव से अपने ज्ञान की संरचनाओं को सक्रिय निर्माण करना। जब निजी अनुभव से ज्ञान की संरचना जो होती है उसका सक्रिय निर्माण करना ही सार्थक अधिगम है। तो अपने निजी अनुभव द्वारा ज्ञान की संरचनात्मक सक्रियता का निर्माण, तो जो सक्रियता होती है उसी का निर्माण सार्थक अधिगम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, तथा की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्ष के रूप में हो सकता है। तो इसमें हो जाएगा वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। यानी यहाँ ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं। तो ऐसे स्थिति को भाषा निर्धारित कहते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसे स्थिति को भाषा निर्धारित कहते हैं। भाषा निर्धारण एक ऐसा विचार है जो भाषा और इसकी सीमित संरचना किसी व्यक्ति की सोच और अवधारणा को निर्धारित करती है। तो इस किसी सीमित संरचना किसी व्यक्ति की सोच व ज्ञान को, अवधारणा को निर्धारित करता है भाषा। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकर और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकर और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण क्या हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना ही है। तो ये होता क्या है, जब अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की जो गणना होती है उसी का एक विधि है ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधियाँ हैं। ये बालकों की शैक्षणिक योग्यता की उपलब्धि को दर्शाने वाला मापक है। यह विधि शिक्षक एवं अभिभावक को अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के बारे में जानने में प्रमुख भूमिका निभाती है। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय केवल शैक्षिक योग्यता के परिणाम को निर्धारित करते हैं, उसके नैतिक एवं व्यवहारिक परिणाम को नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाने, समीक्षा करने और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। संज्ञान बोध, धन।
तो संज्ञान बोधन में क्या होता है? संज्ञान बोध उच्च स्तरीय विचार का प्रतिरूप माना जाता है, जिसका तात्पर्य है गहन विचार करना, सतर्क होना। संज्ञान क्षमता का प्रयोग एवं नियंत्रण संज्ञान बोधन द्वारा ही संभव है। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना का क्रियान्वयन, समीक्षा करना, संशोधन करना, संज्ञान बोध में समग्र रूप से अंतर निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मैनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं, इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो ये सतर्क का व्यवहार प्रस्तुत करता है, यानी ऑप्शन ए राइट है। मैनन और जेनिस के अनुसार, तो मैनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। बच्चों का यह व्यवहार दर्शाता है कि उनमें सतर्कता की भावना अति प्रबल है। किसी कार्य को करते समय सतर्क रहने से त्रुटि होने की संभावना कम होती है। क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में क्रियान्वित की जाती है। इसमें शिक्षा के विकास संबंधित विभिन्न तकनीकी एवं रणनीतियों को अपनाया जाता है। बाल शिक्षा को ध्यान में रखकर रचनात्मक साधनों पर विशेष बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि जो होगी 120, यानी बुद्धि लब्धि बराबर होती है मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु। तो बराबर हो जाएगा 12 गुणे 10 बराबर 120। क्वेश्चन नंबर 18 है, मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो मौखिक परीक्षा का जो उद्देश्य होता है वो उपरोक्त सभी है। विद्यार्थियों के कठिनाइयों की पहचान करना, भाषा के धारा प्रवाह एवं लचीले प्रयोग की जांच करना, विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को प्रस्तुत करने की क्षमता की जांच करना, यानी उपयुक्त सभी में भाषा मौखिक परीक्षा का उद्देश्य होता है। तो मौखिक परीक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित है, विद्यार्थियों की कठिनाई की पहचान करना, भाषा की धारा प्रवाह लचीले प्रयोग की जांच करना, विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना। किसने कहा कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? तो ये कहा है नोम चोम्स्की ने। तो नोम चोम्स्की ने कहा कि बच्चे जो होते हैं संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि होती है वे जब बहुत कठिन कार्य का बहुत जल्दी उस कार्य को क्यों छोड़ देते हैं? ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि होती है वे जब बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं तो बहुत जल्दी उस कार्य को छोड़ क्यों देते हैं? तो उनमें उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है, इसीलिए ऐसा करते हैं। तो कार्य का सामना करते हैं उससे बहुत जल्दी छोड़ने के कारण उनमें उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि आवश्यकता होती है वे बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं, तो बहुत जल्दी उस कार्य को छोड़ देते हैं क्योंकि उनमें उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्षा कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रश्न के अनुसार शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्षा कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु अवलोकन विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं, यानी ऑप्शन ए राइट है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से यही कथन सही है। बुद्धि से तात्पर्य क्या होता है? बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या समाधान, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। अतः बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो
ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। इसका व्याख्या क्या होगा कि अधिगम जो है सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। बच्चा जन्म लेने के साथ ही सीखना प्रारंभ कर देता है तथा आजीवन कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। अतः बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में यह कथन सत्य है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती हैं तो उनमें क्या है, तो उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। यानी ऑप्शन ए। उन बच्चों को संज्ञानात्मक विकास विद्यालय में बेहतर होता है जिनके माता पिता उनकी स्कूली शिक्षा में शामिल होते हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा प्रारंभिक कक्षा कक्ष की अवस्था में बच्चे अपने परिवेश में जो कुछ भी देखते हैं सुनते हैं उसके बारे में वो अपने माता पिता या स्कूल से पूछते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। अतः एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोट्स्की क्या कहते हैं, तो उनके अनुसार व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। तो वाइगोट्स्की के अनुसार जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं, तो लेव वाइगोट्स्की के अनुसार जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। वाइगोट्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि छोटे बच्चों के द्वारा भाषा का उपयोग केवल सामाजिक संचार के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग वे अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, वे विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है दी अधिगमकर्ता के केंद्रित विधि का, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। वे विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल होते हैं अधिगमकर्ता केंद्रित विधि के अंतर्गत आते हैं। इस विधि में बालक को सीखने की प्रक्रिया केंद्र में के अंतर्गत रखने पर बल दिया जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है, तो इसका 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और आत्मनिर्भर होते हैं। विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें समृद्धि, परिपक्वता, सीखने व समझने की क्षमता इत्यादि तथ्य अंतर्निहित है। बच्चों के विकास के साथ इनमें शारीरिक विकास, अंगों का बढ़ना व मानसिक विकास, सोचने समझने की क्षमता भी होता है। किंतु इसके विपरीत यदि बच्चों का विकास संतुलित तरीके से नहीं होता तो उनके शारीरिक व मानसिक विकास एक दूसरे से प्रभावित होता है। इसी प्रकार विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित हैं और अंतर निर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेला पहुंच सकती है। निम्नलिखित में कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है, तो ऑप्शन बी समीपस्थ निकटस्थ का सिद्धांत, विकास का क्षेत्र। तो समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ऑप्शन बी। तो समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, तो समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र एक ऐसी संरचना को व्यक्त करता है जिसमें एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से आगे या बहुत आगे ले जाया जाता है जिस पर वह अकेले स्वयं पहुंच सकता है। वाइगोत्स्की ने इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा। इसमें बच्चों को उसकी स्वयं की क्षमता के स्तर से आगे ले जाने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक होना चाहिए, तो जो कारण होना चाहिए उसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा कूट के हिसाब से 2, 3 और 4, यानी कि कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, समय के साथ बच्चों में होने वाली अधिगम परिवर्तन एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। यानी यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी का 2, 3 और 4। मूल्यांकन शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि इसके माध्यम से बच्चों में विद्यमान कमजोरियों का पता चलता है और उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। मूल्यांकन के निम्न कारण है कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तन एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, बच्चों की क्षमताओं के बारे में, संभावनाओं के बारे में, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में पता लगाना इत्यादि शामिल होता है।
क्वेश्चन नंबर 30, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय कि, तो यहाँ पे हो जाएगा अधिगम लक्ष्य एवं प्रदर्शन लक्ष्य। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य की। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान वह बालकों को विभिन्न स्तरों पर निर्देशित करने का कार्य करता है। इस संदर्भ में शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य की। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों के द्वारा समझाना चाहिए। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को किसी विषय या तथ्य को समझाने की क्रिया में उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों तरीके अपनाने चाहिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षण की अवस्था में बच्चे उदाहरण के साथ किसी विषय पर तथ्य को शीघ्र ही समझ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है, तो गोलमैन का जो संबंध है बी संवेगात्मक बुद्धि से है। डैनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया। गोलमैन ने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से संपूर्ण विश्व में प्रचलित कर दिया। स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने एवं नियंत्रित करने की योग्यता को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा, तो होगा ये ऊर्ध्व अधिगम अंतराल का। यानी एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, जो ऊर्ध्व अधिगम अंतराल का उदाहरण है। ऊर्ध्व अधिगम सीखने की एक समांतर स्तर से उसी स्तर में एक उच्च स्तर में सीखने की प्रक्रिया होती है, यानी क्रम से सीखने की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसमें डी वाला नहीं सही है, बाकी सभी राइट ऑप्शन है। जैसे सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय, सीखने की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बी.एफ. स्किनर, सीखने की क्लास का सिद्धांत पाउला महोदय, सीखने का समग्र सिद्धांत ये शिक्षा का दर्शन है, न कि हल महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सृजनात्मक मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है क्रू एंड क्रू महोदय का, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सृजनात्मक मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मक व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों को उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नवीन हो, अर्थात जिसे वह पहले से नहीं जानता हो। सृजनात्मकता के संबंध में क्रो एवं क्रो महोदय ने कहा है कि सृजनात्मक मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कक्षा कक्ष में ध्यान न देने वाले बच्चे निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सर्वोत्कृष्ट है, तो सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, बच्चे को सर्वाधिक विमनस्कता न्यून क्षेत्र में बैठा देना। तो इसमें क्या होता है कि कक्षा कक्ष में ध्यान न देने वाले बच्चों के लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग उन बच्चों को कक्षा में ऐसे स्थान पर बैठाना जरूरी है जहाँ उनकी एकाग्रता को चोट न पहुँचे तथा बच्चों को असहज करने वाले स्थान यानी विमनस्कता न्यून क्षेत्र हो। शिक्षक उक्त शिक्षार्थी से प्रश्न पूछकर उसे कक्षा कक्ष में समायोजित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन का लक्षण नहीं है, तो मूल्यांकन का लक्षण सी वाला नहीं है, या कार्य के अंत में किया जाता है, ये गलत है। बाकी व्यवहार के तीनों क्षेत्रों को समेटने वाली यह एक व्यापक प्रक्रिया है, सही। पूर्व निश्चित उद्देश्यों की दिशा में जाने वाली यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, सही। शिक्षण एवं शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली यह उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, ये भी सही है। तो मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, यह शिक्षार्थियों की सहायता क्रमशः सीखने और सिखाने में करता है। मूल्यांकन का संबंध कार्य के अंत से नहीं बल्कि अधिगम की प्रक्रिया के दौरान है। यह शिक्षार्थी की रुचि तथा विकास का आकलन करने में सक्षम होता है। प्रभावशाली ढंग से निर्णय लेने में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, शिक्षिका अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं कभी नहीं देती, वह अपने छात्रों को उत्तर सुझाने के लिए उत्साहित करती है, समूह चर्चा करवाती है और तत्वाधान शिक्षण अपनाती है, या उपागम के सिद्धांत पर आधारित है, तो सक्रिय भागीदारी पर ये आधारित है, जिसमें शिक्षिका द्वारा संचालित अधिगम कि इस प्रक्रिया को सक्रिय भागीदारी कहा जाता है, जिसमें शिक्षार्थी को अधिगम के दौरान अधिक से अधिक प्रश्नों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। समूह चर्चा तथा तत्वाधान शिक्षण अपनाकर कक्षा कक्ष में एक बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, शिक्षा में अनुशासन कैसे सहायता प्रदान करता है, तो शिक्षा में जो अनुशासन आंतरिक गुण संतुलित रूप से विकसित किए जा सकते हैं, इसके द्वारा अनुशासन बनाया जा सकता है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। अनुशासन व्यक्ति को समन्वित करके समन्वित प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ाता है। इसमें आंतरिक गुणों को संतुलित रूप से विकसित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन से अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण नहीं है, तो ये शैक्षणिक संस्थान केवल शिक्षा देने के लिए होते हैं, ये नहीं है। बाकी अधिगम व्यापक प्रक्रिया है, अधिगम लक्ष्य केंद्रित है, ना पढ़ना भी एक अधिगम है, ये सब तीनों सही है।
यानी अधिगम का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान है। यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता है। अधिगम लक्ष्य केंद्रित होता है या लक्ष्य को सामने रखकर किया जाता है। अधिगम का संबंध शिक्षा से ही नहीं वरन जीवन से भी है, अतः नहीं पढ़ना भी अधिगम की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चों के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो इसमें राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पिछले कुछ दशक में बुद्धि लब्धि परीक्षण में छात्रों के औसत परिणाम में तेजी से वृद्धि हुई है। ये सही है, क्योंकि बच्चों के विकास में परिवेश की भूमिका को स्पष्ट करने का श्रेष्ठ साधन बुद्धि लब्धि परीक्षण है। बच्चों की बुद्धि लब्धि आयु में यदि विगत दशकों में वृद्धि हुई है तो यह परीक्षण परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि, कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखे हो जो दिन के किसी भी समय में प्राप्त किया जा सके, ये सबसे समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। यानी अधिगम सीखने के समय छात्रों को उचित प्रकार से उस समय अधिक अधिगम सीखना करते हैं जब छात्रों को कक्षा के अंदर स्वतंत्र गतिविधि करने वाले स्थान प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार के स्थान पर जब छात्र एक साथ इन गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं तो वहाँ अधिगम सीखने की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। इन सभी क्रियाओं के अतिरिक्त यदि विद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के साहित्यों की खुली अलमारी में रखकर उपलब्ध कराया जाए तो अधिगम सीखने का कार्य अधिक सुगमतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन से बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ए, शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बच्चे को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ये राइट है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए जो बच्चों के अधिगम में सुधार करने में सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ऐसा करने से बच्चों में परस्पर सहयोग की भावना भी विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 44 के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो डी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों को विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी वे नए कौशल को हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब क्या उपयोग किया जाए। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं या उनके इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तो इसके अलावा खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है, परंतु इसके अतिरिक्त यह हुए बच्चों के विकास में वे निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण है। खेल के द्वारा बच्चों में सहयोगात्मक भावना का विकास होता है, बच्चों में प्रतियोगी भावना का विकास होता है, बच्चों का शारीरिक विकास होता है, टीम वर्क की भावना का भी विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ये सबसे अच्छी प्रगतिशील शिक्षा का वर्णन है। तो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन नहीं करता है, यानी बी ऑप्शन, बच्चों द्वारा करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो ऑप्शन डी, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे, यही है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। बच्चों के सामाजिक कल्याण के लिए स्कूल एक महत्वपूर्ण संस्था है जहाँ बच्चे नए विश्व व समाज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्कूल विभिन्न पहलुओं के विषय में शिक्षा प्रदान करता है, अतः स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे, यह बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन ही है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो बी ऑप्शन, भारत में 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। इसमें शिक्षा के अधिकार 2009 के दौरान अनिवार्य किया गया है। तो ये सही संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें कहा है कि इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा किया गया है, लेकिन ये गलत है। बाकी जो है सही है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। यह शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि को केंद्रित करता है। तो ये 6 से 14 वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, जो कि 2009 के द्वारा किया गया है, जबकि विकल्प में सतत और व्यापक दिया गया है जो संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो ये क्या साबित कर रहा है? तो ये बच्चे को जवाब दूध बूथ से खरीदने में अपने अनुभव पर आधारित है, जो कि सी ऑप्शन राइट है। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। यह बताता है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के उसके अनुभव पर आधारित है, क्योंकि जब दूध खरीद रहा था तो वहाँ पे मशीन ही उसे दूध दे रही थी। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। ये प्रतिभावान शिक्षार्थी कक्षा में की क्या है, गतिविधि है, विशेषता है। तो प्रतिभावान शिक्षार्थी कक्षा में होने वाली ऐसी गतिविधियाँ जो प्रेरणा देने या चुनौतीपूर्ण नहीं होती उनसे उब जाता है, क्योंकि ऐसे शिक्षार्थी हमेशा चुनौतीपूर्ण व आगे बढ़ने वाले विषयों में रुचि लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ क्या होगा,
जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन डी। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं जहाँ संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वे अनुभव करें कि वे महत्वपूर्ण है। यदि प्राथमिक विद्यालय का वातावरण संवेगात्मक आवश्यकताओं जैसे बौद्धिक प्रेम एवं सामाजिक विकास आदि की पूर्ति करता है तो बालक उस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखेंगे। उसका 51 है, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो बी, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का उदाहरण है। इस प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति एक अलग तरीके से सीखता है तथा सीखने की शैली अलग तरीके की होती है। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। इस प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति को अलग तरीके से सीखता है तथा सीखने की शैली अलग अलग होती है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जहां खोज को प्रोत्साहन देता हो। जब शिक्षक को हमेशा शिक्षा के लिए ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहां अधिगम को सुगम बनाया जा सके। प्रगतिशील कक्षा में खोजपूर्ण कार्यों हेतु प्रोत्साहन देना अधिगम को सुगम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 53, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चों से बातचीत करके उनके दृष्टिकोण को भी महत्व देना चाहिए। यानी एक शिक्षक को अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को बच्चे से बातचीत करके उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, तो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन करने की अपेक्षा रखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और परिवर्तन आकर्षित करता है क्योंकि इस प्रकार के बच्चों को अलग प्रकार से अधिगम कराया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला कारक शिक्षक से संबंधित है? तो विषय सामग्री में महारत हासिल होना ये शिक्षक से संबंधित है। बाकी बैठने की उचित व्यवस्था, अधिगम संसाधन की उपलब्धता, पाठ्यक्रम की प्रकृति, ये सब बच्चों से है। तो विषय सामग्री में महारत हासिल करना सीखने व प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है। क्योंकि शिक्षक को अल्प ज्ञान होने से बच्चों को सही सटीक ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकेगा। कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है तो नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श करके उनको शामिल करके। कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में बच्चों को शामिल कर उनमें नैतिक मूल्यों को विकसित करने का कर सकता है क्योंकि कोहलबर्ग ने नैतिक चिंतन की 3 अवस्था का प्रतिपादन बालकों को एक साक्षात्कार में शामिल करके ही किया था। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित चिंतन की 3 अवस्थाएं हैं: रूढ़ि पूर्व अवस्था में चिंतन, रूढ़िगत चिंतन, रूढ़ से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन। तो कोहलबर्ग ने क्या किया था, एक शिक्षक नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में बच्चों को शामिल कर उनमें नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है क्योंकि कोहलबर्ग ने नैतिक चिंतन की 3 अवस्थाएं प्रतिपादित कर बालकों को एक साक्षात्कार में शामिल किया था। निम्नलिखित में कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? तो प्रत्यक्षीकरण नहीं सम्मिलित है, बाकी नाड़ी तंत्र, शरीर का ढांचा, अंतःस्रावी ग्रंथियां सम्मिलित है। प्रत्यक्षीकरण बालकों के शारीरिक विकास के पक्ष से संबंधित नहीं, इसका संबंध मानसिक व संज्ञानात्मक विकास से होता है। तो प्रत्यक्षीकरण का संबंध मानसिक और संज्ञानात्मक विकास से होता है, जबकि नाड़ीतंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, शारीरिक संरचना, ढांचा का संबंध शारीरिक विकास के पक्ष से है। प्रयोग द्वारा सीखने के सिद्धांत को दिया है, किसने दिया है प्रयोग द्वारा? कार्ल रोजर्स द्वारा। तो अमेरिका मनोचिकित्सक थे कार्ल रोजर्स, इन्होंने प्रयोग द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग एक कार के इंजन की मरम्मत करने में किया। प्रयोग द्वारा सीखने की क्रिया व्यक्ति के विकास एवं परिवर्तन के समतुल होती है। क्वेश्चन नंबर 59, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग या कथन किसका है? तो सी, ये स्किनर महोदय का है। स्किनर महोदय ने शिक्षा के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया जिसके अंतर्गत अभिप्रेरणा के संबंध में यह कहा जाता है कि अप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। अप्रेरणा सीखने के लिए प्रेरित करती है। अप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षार्थी की आंतरिक शक्ति वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों को वस्तुओं की ओर निर्देशित करती है। तो अप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षार्थी की आंतरिक शक्ति वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों को वस्तुओं की ओर निर्देशित करती है, यानी अप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। ये कथन स्किनर महोदय का है। और अंतिम क्वेश्चन 60वां है, बुद्धि के उस प्रकार को पहचानिए जो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, तरल बुद्धि। बाकी भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और संगीतीय बुद्धि ये सब संबंधित है। गार्डनर ने मुख्य रूप से 7 एवं कुल मिलाकर 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। तो गार्डनर जी ने मुख्य रूप से 7 एवं 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया, जिसमें भाषाई बुद्धि जो कि पहला हो गया, तार्किक गणितीय बुद्धि 2 हो गया, स्थानिक बुद्धि 3 हो गया, शारीरिक गतिक बुद्धि 4, संगीतीय बुद्धि 5, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि 6, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि 7, प्रकृतिवादी बुद्धि एवं अस्तित्व बुद्धि 8 एवं अस्तित्ववादी बुद्धि
9 हो गया, ये अलग अलग है। कुल 9 बुद्धि का इसमें दिया है, जिसमें तरल बुद्धि नहीं है, बाकी सभी आएंगी। तो यहाँ पे कुल 9 बुद्धि थी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये 9। ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।